दोस्तों क्या आपने सोचा है कि जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तो क्यों उसकी भी 2 आंखें होती हैं, कान की जगह पर कान और नाक की जगह पर नाक होती है? क्यों हाथी का बच्चा हाथी की तरह दिखता है और मनुष्य का बच्चा मनुष्य की तरह दिखता है? इसका कारण है जानकारी। ये जानकारी जेनेटिक मटेरियल में एनकोडेड रहती है और रिप्रोडक्शन के दौरान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर हो जाती है। रिप्रोडक्शन यानी कि दोबारा बनाना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक जीव अपने ही जैसे दूसरे जीव की रचना करता है। रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही प्राणी अपने जैसे दूसरे प्राणी की रचना करने में सक्षम होता है, इसमें किसी दूसरे की कोई भागीदारी नहीं होती है। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक नए जीव की रचना करने के लिए 2 प्राणियों की जरूरत होती है, जिसमें एक प्राणी को हम मेल कहते हैं और दूसरे प्राणी को हम फीमेल कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि मनुष्य सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत होती है सेक्स सेल या गैमेट्स के बनने से। मेल और फीमेल दोनों अपना अपना सेक्स सेल बनाते हैं। मेल के सेक्स सेल को स्पर्म कहते हैं और फीमेल के सेक्स सेल को एग कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक नए प्राणी की रचना के लिए मेल स्पर्म्स को फीमेल एग के साथ मिलना होता है और जब स्पर्म्स एग के साथ मिल जाता है तो हम कहते हैं कि एग फर्टिलाइज्ड हो गया और इस फर्टिलाइज्ड एग को जाइगोट कहते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बेहद खास होने वाला क्योंकि आज मैं आपको इस 3D डिवाइस का इस्तेमाल करके रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला। इस डिवाइस का इस्तेमाल करके हम कई सारे नए नए एजुकेशनल मॉडल्स को 3D में देख सकते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को बेहद आसानी से समझ सकते हैं। इस 3D मॉडल में आप आसानी से देख सकते हो कि कैसे जो स्पर्म्स हैं वो एग के साथ मिल रहे हैं और जाइगोट बना रहे हैं। बस इतना ही नहीं, आप इस डिवाइस का इस्तेमाल करके वर्चुअल रियलिटी में भी 3D मॉडल को विजुअलाइज कर सकते हो। इसमें बिल्कुल आपको ऐसा फील आएगा जैसे 3D मॉडल जो है वो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने रखा हुआ और इसे आप इस कंट्रोलर की मदद से एडजस्ट करके व्यू चेंज भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है और आप भी इसे इस्तेमाल करके देखना चाहते हो तो आप इसे टेक्सार की ऑफिशियल वेबसाइट या अमेज़न से भी परचेज कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पुरुषों और खास कर की स्त्रियों में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो एक नए मनुष्य की रचना करने में सक्षम होते हैं। इन ऑर्गन्स को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके हम इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और इनके सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सिस्टम से। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का एक जोड़ा होता है जो स्पर्म्स बनाता है। अब ये स्पर्म्स क्या होते हैं? स्पर्म एक बहुत छोटा सेल होता है जो मेनली पानी, प्लाज्मा और म्यूकस से मिलकर बना होता है। इसमें करीब 5 से 25 कैलोरी की एनर्जी होती है और कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम होते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि हर रोज एक वयस्क पुरुष के टेस्टिस में करोड़ों स्पर्म्स बनते हैं और कमाल की बात तो यह है कि एक महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए मात्र 1 स्पर्म की जरूरत होती है। टेस्टिस पेट के बाहर दोनों टांगों के बीच स्किन और कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए थैले में रहता है। इस थैले को स्क्रोटम कहते हैं। पर ये टेस्टिस पेट के अंदर भी तो हो सकते थे। देखो, असल में स्पर्म्स को बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम होता है। इसलिए ये टेस्टिस बॉडी से थोड़ा दूर रखे होते हैं ताकि अपने लो टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें और स्पर्म्स आसानी से बन सकें। अब टेस्टिस से जुड़ा हुआ ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये एपिडिडर्मिस है। ये एक बेहद घुमावदार ट्यूब होती है और टेस्टिस में जो स्पर्म्स बनते हैं वो एपिडिडर्मिस में आके स्टोर हो जाते हैं। देखो, डायरेक्टली टेस्टिस से निकला हुआ स्पर्म फीमेल एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। पहले इस स्पर्म को कई दिनों तक एपिडिडर्मिस में स्टोर रहना होता है, उसके बाद ही ये फीमेल एग को फर्टिलाइज करने में सक्षम हो पाता है। एपिडिडर्मिस के बाद जो नली होती है उसे वास डेफरेंस या स्पर्म डक्ट कहते हैं। ये पेट के अंदर यूरिनरी ब्लैडर यानी कि वो थैली जिसमें मूत्र जमा रहता है उसके ऊपर से पास होते हुए प्रोस्टेट के अंदर चला जाता है। अब प्रोस्टेट के अंदर आप देखो, ये जो स्पर्म डक्ट है ये मूत्र नली से मिल रहा है। असल में मेल में मूत्र और स्पर्म दोनों एक ही नली से बाहर निकलते हैं और इस नली को कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा पेनिस के बीचों बीच बाहर निकलती है। पेनिस एक सिलेंड्रिकल, स्पंजी और मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान इसके टिश्यू ब्लड से भर जाते हैं जिसके कारण ये सख्त और सीधा हो जाता है। जब मेल इजैक्यूलेट करता है तब टेस्टिस से करीब 30 करोड़ स्पर्म्स बाहर निकलते हैं। सभी का बस एक ही उद्देश्य होता है, फीमेल एग के साथ मिलकर उसे फर्टिलाइज कर देना। ये स्पर्म्स टेस्टिस से वास डेफरेंस ट्यूब से होते हुए प्रोस्टेट में चले जाते हैं। इस दौरान प्रोस्टेट कॉन्ट्रैक्ट होकर मूत्र के रास्ते को बंद कर देता है और सीमन यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। असल में स्पर्म अकेला बॉडी से बाहर नहीं निकलता है। टेस्टिस से लेकर बाहर निकलने के रास्ते में कई ग्लैंड्स होती हैं जो इसमें जरूरी फ्लूइड रिलीज करती हैं।
फॉर एग्जाम्पल सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट दोनों ही इसमें जरूरी फ्लूइड रिलीज करते हैं। और ये जो अलग अलग ग्लैंड फ्लूइड रिलीज करती हैं, इस मिक्सचर को सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। और इस सेमिनल प्लाज्मा के अंदर स्पर्म्स रहते हैं। अभी जो सेमिनल प्लाज्मा है ये स्पर्म को मूव करने में मदद करता है और साथ ही साथ इसे न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट इस फ्लूइड में शुगर भी होता है जो स्पर्म के लिए एनर्जी का सोर्स होता है, क्योंकि देखो स्पर्म को अल्टीमेटली एग तक पहुंचना है और एग तक पहुंचने के लिए इसे काफी लंबा और कठिन रास्ता तय करना होता है और इसलिए इसे एनर्जी की भी जरूरत होती है। तो देखो सबसे पहले तो टेस्टिस से स्पर्म बाहर निकले, फिर अलग अलग ग्लैंड्स ने इसमें सेमिनल प्लाज्मा मिलाया और फाइनली जो चीज मेल के बॉडी से बाहर निकलती है वो सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म का गाढ़ा मिक्सचर होता है और इस मिक्सचर को सेमिनल फ्लूइड या सीमन कहते हैं। सेमिनल फ्लूइड एक गाढ़ा और अल्कलाइन फ्लूइड होता है जो स्पर्म जब फीमेल के वेजाइना में एंटर करता है तो वहां के एसिडिक वातावरण से इसको सुरक्षित रखता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। यहाँ पर एक फीमेल बॉडी के पार्ट्स दिखाए गए। ये 3D व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक फीमेल की बॉडी में मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ पर होते हैं और उनका आकार क्या होता है। अगर हम इस मॉडल को पीछे से देखें तो ये जो ओपनिंग है ये एनस है। ये वो पार्ट है जहां से फीसस यानी कि मल बाहर निकलता है। और इसे अगर हम आगे से देखें तो ये जो ओपनिंग है ये है यूरेथ्रल ओपनिंग यानी कि मूत्र द्वार। यहाँ से मूत्र बाहर निकलता है और ये यूरेथ्रल ओपनिंग यूरेथ्रल ट्यूब के माध्यम से ब्लैडर से जुड़ी होती है। ब्लैडर ही वो जगह है जहां पर किडनी से निकला हुआ मूत्र जमा रहता है। और तीसरी ओपनिंग जो है वो है वल्वा या वेजाइनल ओपनिंग। ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज, 2 फैलोपियन ट्यूब्स, एक यूटेरस और एक वेजाइना होती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अलग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल की बॉडी के अंदर पेट के निचले हिस्से में मौजूद होता है। जैसे एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, वैसे ही एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज के अंदर ओवम या एग बनते हैं। ओवरी के अंदर ये एग छोटे छोटे थैलियों जैसी जगह, जिन्हें फॉलिकल्स कहते हैं, में स्टोर रहते हैं और हर महीने एक या एक से ज्यादा फॉलिकल हार्मोन्स के प्रभाव में बढ़ने या मैच्योर होने लगते हैं। आमतौर पे कोई एक फॉलिकल बाकी फॉलिकल्स के मुकाबले ज्यादा और जल्दी बड़ा हो जाता है। ये फॉलिकल करीब 2 सेंटीमीटर तक बड़ा हो जाता है, यानी कि आप समझो कि ये करीब एक अंगूर के दाने के बराबर का हो जाता है। और जब ये फॉलिकल पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो ये फट जाता है और इसमें से एग बाहर निकल आता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। इसके अलावा ओवरीज फीमेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करती है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं। ये करीब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और इसका एक एंड जो है वो ओवरी के पास होता है और जो दूसरा एंड है वो यूटेरस में खुलता है। फैलोपियन ट्यूब्स ही हैं जो ओवरीज को यूटेरस से कनेक्ट करती हैं। अब यहाँ पे आप देखो फैलोपियन ट्यूब का जो ओवरी के पास वाला हिस्सा है वो थोड़ा फैला हुआ है और इसमें कुछ उंगलियों जैसे प्रोजेक्शंस हैं। जब ओवरी एग रिलीज करती है तो ये प्रोजेक्शन एग को फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचाने में मदद करते हैं। फैलोपियन ट्यूब का जो मेन काम है वो है ओवरी से एग को रिसीव करना और उसे यूटेरस तक पहुंचाना। यूटेरस, जिसे वूम या हिंदी में गर्भाशय या कोख भी कहते हैं, यही वो जगह है जहां पे एक शिशु प्रेगनेंसी के दौरान विकसित होता है। यूटेरस के निचले भाग को सर्विक्स कहते हैं और सर्विक्स जो है वो एक पतले रास्ते जैसा होता है जो यूटेरस को वेजाइना से जोड़ता है। वेजाइना फीमेल के शरीर के बाहर वेजाइनल ओपनिंग के माध्यम से खुलती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल फीमेल के वेजाइना में पेनिस इंसर्ट करता है और सर्विक्स के पास सीमन रिलीज करता है। इस सीमन में करीब 30 करोड़ स्पर्म्स होते हैं। अगर परिस्थितियां सही रही तो इन 30 करोड़ स्पर्म्स में से एक स्पर्म एग के साथ मिल जाएगा और आगे चलकर शिशु के रूप में जन्म ले पाएगा। पर एग तक पहुंचने के लिए इन स्पर्म्स के पास एक सीमित समय, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ये स्पर्म्स 1 से 3 दिन तक ही जिंदा रह सकते हैं। अब देखो सीमन जो बना है वो सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म्स से मिलकर बना है, तो सेमिनल प्लाज्मा जो है वो वेजाइना में ही रह जाता है और स्पर्म्स के पीछे ये जो स्पर्म्स की टेल है इसे हिला हिलाकर ये स्पर्म्स तैरते हुए सर्विक्स के रास्ते से आगे बढ़ते हैं।
ये सर्विक्स एक पानी जैसा पदार्थ रिलीज करता है जिसे म्यूकस कहते हैं। ये स्पर्म को आगे बढ़ाने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ ओवरी ने जो एग रिलीज किया था वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ चुका है। अब देखो, फैलोपियन ट्यूब में ये कुछ छोटे छोटे बालों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सिलिया कहते हैं। सिलिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये एग को यूट्रस की तरफ धकेलते रहते हैं। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब में म्यूकस भी रिलीज होता है और साथ ही साथ इसकी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं जो एग को यूट्रस की तरफ धकेलने में सहायता करती हैं। ये जो एग है इसकी जो सबसे बाहरी परत है उसे कोरोना रेडियाटा कहते हैं और इसके अंदर एक और सुरक्षा परत होती है जिसे ज़ोना पॉल्यूसिटा कहते हैं। अगर स्पर्म को एग के न्यूक्लियस तक पहुंचना है तो इसे इन दोनों परत को भेदना होता है। ये जो आप देख रहे हो ये फैलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला है। इसी रीजन में एग का फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखो, फर्टिलाइजेशन के होने के लिए ये जरूरी है कि स्पर्म्स और एग दोनों एक ही समय पर इस एरिया में मौजूद हों, क्योंकि तभी तो स्पर्म एग को फर्टाइल करेगा। यही कारण है कि वेजाइना में अगर सीमन रिलीज हो भी जाता है तो भी यह जरूरी नहीं कि फीमेल प्रेग्नेंट हो ही जाए। जब स्पर्म सर्विक्स को पार करके यूट्रस में पहुंच जाता है तब यूट्रस की मांसपेशियों में होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस इसे ऊपर की तरफ फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने में मदद करते हैं। पर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना आसान नहीं होता। ज्यादातर स्पर्म्स तो सर्विक्स और यूट्रस के रास्ते में ही फंसे रह जाते हैं, इससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाते। जो 20 करोड़ स्पर्म्स वेजाइना में रिलीज हुए थे उसमें से करीब 1000 स्पर्म्स ही फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर पाते हैं। जहां एक तरफ फैलोपियन ट्यूब में मौजूद एग धीरे धीरे यूट्रस की तरफ बढ़ रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों स्पर्म्स जो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं वो एग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फाइनली इस लंबी और कठिन यात्रा के बाद करीब 200 से 300 स्पर्म एग को खोजने में कामयाब हो जाते हैं। इन स्पर्म्स में से कई स्पर्म एग की बाहरी परत कोरोना रेडियाटा को छेद कर एग की दूसरी परत ज़ोना पॉल्यूसिटा तक तो पहुंच जाते हैं, पर इसके बाद ज़ोना पॉल्यूसिटा को छेद कर कोई एक ही स्पर्म एग को फर्टाइल कर पाता है। देखो, स्पर्म के ऊपरी भाग को एक्रोसोम कहते हैं और इसके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है। जब स्पर्म ज़ोना पॉल्यूसिटा के अंदर जाने का प्रयास कर रहा होता है तब ये एंजाइम रिलीज हो जाता है और ज़ोना पॉल्यूसिटा को डाइजेस्ट करके छेद बना देता है, जिसके माध्यम से ये एग के अंदर चला जाता है। जैसे ही कोई एक स्पर्म इस ज़ोना पॉल्यूसिटा को छेद कर अंदर जाने में कामयाब हो जाता है, हम कहते हैं कि एग फर्टिलाइज हो चुका है। और इसके तुरंत बाद ज़ोना पॉल्यूसिटा सख्त हो जाता है और दूसरे स्पर्म को एंटर करने से रोक देता है। स्पर्म के न्यूक्लियस जिसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं वो एग के अंदर आ जाते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए के बने होते हैं और इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। इसके बाद एग और स्पर्म के न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं और एग के 23 क्रोमोसोम्स और स्पर्म के 23 क्रोमोसोम्स कंबाइन होकर 46 क्रोमोसोम्स का एक नया सेट बना लेते हैं। ये एक नए मानव की जानकारी है जो तुरंत ही लिंग, आंखों का रंग, बालों का रंग और कई दूसरी चीजें निर्धारित कर देता है। इस फर्टिलाइज्ड एग को जाइगोट कहते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है। जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ बढ़ता रहता है और साथ ही साथ इसके सेल्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से डिवाइड होते रहते हैं। 5 से 6 दिन बाद जब जाइगोट यूट्रस में पहुंचता है तो ये 16 सेल में डिवाइड हो चुका होता है और इस 16 सेल वाले जाइगोट को अब ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट अपने बाहरी कवच ज़ोना पॉल्यूसिटा से बाहर आ जाता है और यूट्रस की दीवार जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं उसमें धंस जाता है। इसके बाद से ये एंडोमेट्रियम इसे ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। प्रेगनेंसी के दौरान मां के यूट्रस में प्लेसेंटा विकसित होती है जो यूट्रस और बच्चे को अम्बिलिका कॉर्ड से जोड़ती है। प्लेसेंटा विकसित हो रहे बच्चे को ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है। मनुष्यों में प्रेगनेंसी 9 महीने तक रहती है और इन 9 महीनों को 3-3 महीनों की अवधि में बांटा जाता है,
जिसे ट्राइमेस्टर यानी कि तिमाही कहा जाता है। पहली तिमाही में, जो प्रेगनेंसी के पहले महीने से तीसरे महीने तक चलती है, इसमें एम्ब्रियो में हृदय धड़कने लगता है और सावधानी पूर्वक अगर सुना जाए तो इसे स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के अंत तक बच्चे के पैर, हाथ और अंगूठे निकल आते हैं और 12वें सप्ताह के अंत तक बच्चे के ज्यादातर महत्वपूर्ण ऑर्गन सिस्टम जैसे ब्रेन, लंग्स, लिवर, किडनी एटसेट्रा विकसित हो चुके होते हैं। इसके अलावा बच्चे के एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, जिनसे ये पता चलता है कि बच्चा लड़का है या लड़की, भी बन चुके होते हैं। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में, जो चौथे महीने से छठे महीने तक चलती है, बच्चा बड़ा और मजबूत हो जाता है। बच्चे की पहली गतिविधियां और उसके शरीर पर बालों का निकलना सामान्यतः 5वें महीने में देखा जा सकता है। बच्चा अपनी आंख खोल और बंद कर सकता है, अपना अंगूठा चूस सकता है और आवाजों और स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया भी दे सकता है। 24वें सप्ताह के अंत तक बच्चे का शरीर छोटे छोटे बाल, जिन्हें लूनुको कहा जाता है, से ढका होता है। पलकें अलग हो जाती हैं और पलक के बाल भी बन जाते हैं। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में, जो प्रेगनेंसी के 7वें महीने से 9वें महीने तक चलती है, बच्चा जन्म लेने के लिए लगभग तैयार हो जाता है। इस दौरान वो अपना वजन और फैट बढ़ाता है, जो उसे जन्म लेने के बाद गर्म रखने में मदद करते हैं। इस दौरान वो कुछ हुनर भी सीखता है, जैसे सांस लेना, निगलना और चूसना। वो अपनी माँ की आवाज और गंध को पहचान सकता है। गर्भावस्था के 9 महीने के अंत में बच्चा पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है और माँ की कोख से बाहर निकलने के लिए तैयार होता है।